सूनर और लेटर गर्दन सबकी नापते हैं आरएसएस और मनुवादी लोग, लेकिन अपना इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये एक आतंकवादी जैसा संगठन है या आतंकवादी संगठन है। उसके बाद एक सही टाइम आने पर उन लोगों को भी फंसा के जेल में भेजते हैं और उसके बाद किसी और को अपने ये गंदे और घिनौने काम कराने के लिए तैयार रखते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सैटरडे है और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से, जो दिल्ली के जो फरवरी 2020 के जो वाकयात हैं जिसे दंगे कहा जाता है उसमें और कई बहुत ही अहम केसेस को वो लड़ते रहे हैं बहुत ही कामयाबी से। और वो मुकदमे इस तरह से लड़ते हैं कि स्पेशल सेल को खुद उनके ऑफिस पर एक तरह से रेड डालनी पड़ी, उसमें वो नाकाम रहे, लेकिन बिल्कुल हेड ऑन कानून के अंदर रहते हुए मुकदमे लड़ते हैं महमूद प्राचा साहब। इस वक्त जो मैं उनसे बात कर रहा हूं वो अभी हाल ही में त्रिपुरा में होने वाले फसाद या दंगे या जो भी आप कहें, मुसलमानों पर जो हमले हुए थे उसके खिलाफ महाराष्ट्र में रजा एकेडमी ने कुछ शहरों में प्रोटेस्ट किए थे। और रजा एकेडमी के बारे में शिवसेना के एक एमपी हैं, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है, मीडिया में यह बात आ चुकी है कि वो बीजेपी सपोर्टेड ग्रुप है। तो अब से पहले भी महमूद प्राचा साहब कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत सी बातें बताते रहे हैं जो आंखें खोलने वाली हैं। अब मैं महमूद प्राचा साहब से मालूम करूंगा कि आप रजा एकेडमी के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम है सर, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में अब इस किस्म के बाकायदा बयानात और सबूत आने लगे हैं जिसमें महाराष्ट्र के मिनिस्टर जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है, नवाब मलिक, और शिवसेना के भी एक लीडर, उनके दोनों बयानात बहुत ही एक ही रास्ते पर जाते हुए हैं, जिसमें रजा एकेडमी को उन्होंने टारगेट किया। ये कहा है कि वो बीजेपी को मौका फराहम करते हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है, क्या कुछ आपने अब तक इस सिलसिले में सोचा है, समझा है? शुक्रिया काज़मी साहब। इसमें किसी एक तंजीम का नाम लेके मैं कुछ कहना नहीं पसंद करूंगा। मैं जो आपके जरिए आपके व्यूअर्स को और जो हमारे दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जो पिछड़े तबके हैं, एससी, एसटी और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज, उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आरएसएस और मनुवादी ताकतें जो हैं वो हाईजैकिंग द ऑपोजिशन का जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ही सीरियसली अमल करती हैं और बहुत ही सीरियसली उस पर कार्रवाई करती हैं। हाईजैकिंग द ऑपोजिशन मतलब जो जिसके खिलाफ आप जुल्म कर रहे हो, मजलूम को बचाने के लिए भी आप ही अपनी टीम खड़ी कर दो, ताकि मजलूम जो हैं अपनी हिफाजत ना कर पाए, बल्कि आपके लोग ही, जालिमों के लोग ही जालिमों की मर्जी से उनकी हिफाजत करें या नहीं करें, कितनी करें। ये है कॉन्सेप्ट जो समझने का है। तो बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं। अब इनको समझने के लिए टेस्ट क्या हो सकता है? टेस्ट इसका बुनियादी ये हो सकता है कि एक, जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर ऐसा हो जो आपको सिर्फ ये बताए कि आपके मर्ज के सिम्टम्स क्या हैं। जैसे बिलफर्ज आपको बुखार आया है, आपके सर में दर्द है, आपको बुखार इतना तेज आया है और आपसे खाना नहीं खाया जा रहा, ये सब बताए, और उससे कोई फायदा नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन खास तौर पे जब एक मर्ज ऐसा हो जाए जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो ये बताना कि इसके सिम्टम्स ये हैं और इस तरीके से ये हमारे बॉडी में घुस रहा है, उससे मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होता है। अब हमें डॉक्टर्स ऐसे चाहिए जो उस बीमारी का इलाज कर सके और बुखार कम कर सके, बुखार को खत्म कर सके। तो इस तरह का हमें डॉक्टर्स चाहिए। यही तंजीमों के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो सिर्फ बीमारी बता रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से, एक से बढ़कर एक बेहतरीन तरीके से अपने अपने जबरदस्त लफाजी अंदाज में बता रहे हैं, या उसका कोई सलूशन बता और कर भी रहे हैं।
अगर वो सोल्यूशन सिर्फ बता रहे हैं और कर नहीं रहे तो भी गलत बात है। बता के कर रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, फायदा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को मिल रहा है, तो ये भी एक टेस्ट है कि क्या ये सही डॉक्टर है या ऐसा डॉक्टर है जैसे बहुत सारी बहुत सारे लोग इस बारे में भी ये कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि दवाई की कंपनियों ने खरीदे हुए हैं। इस पे बहुत सारे जो मेडिकल एथिक्स है उसमें एक बहुत बड़ी डिटेल वो भी है, उनके डूज एंड डोंट्स, एसओपीज हैं कि क्या क्या काम करेंगे डॉक्टर और क्या क्या नहीं करेंगे। तो उसमें भी यही होता है कि दवाई की कंपनियां डॉक्टरों को खरीद लेती हैं, तो वो इलाज कर बावजूद इसके कि वो इलाज कर सकते हैं, इलाज करते नहीं है क्योंकि उन्हें दवाइयां ज्यादा से ज्यादा बेचनी होती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो जहन में रखी जानी चाहिए। उसी तरीके से तंजीमों के बारे में भी, जो तंजीमें और इंडिविजुअल्स हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के, क्योंकि आरएसएस और मनुवादी ताकतों का सबसे ज्यादा जो 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 साजिश है वो मुसलमानों की नफरत पे ही राज करने की है। उसी नफरत के, झूठी नफरत पैदा करके वो पूरे मुल्क को लूट रहे हैं। तो मुसलमानों का खास तौर पे इसमें अटेंटिव होना जरूरी है, हमारा सबका होशियार रहना जरूरी है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स मुस्लिम कम्युनिटी के और तंजीमें ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब क्या ही कोई फिल्म में या किसी जो शायर होगा वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, तो एकदम आदमी आंसू बहाने लगे या एकदम जज्बात में आके मरने मारने को तैयार हो जाए। एक तो ऐसी पेशकश दी जो करें वो शक की नजर में आते हैं, दूसरा वो जो सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताते, और सोल्यूशन भी बताते हैं तो वो सोल्यूशन ऐसा होता है जिससे उनको ही फायदा होता है, ज्यादा से ज्यादा मजलूमों को कोई फायदा नहीं होता। तो ये सब 3-4 टेस्ट हैं। अब जो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कौन सी तंजीमें और इंडिविजुअल ठीक है जो रिस्क लेकर, हिकमत अमली से भी रिस्क भी ले रहे हैं, हिकमत अमली भी कर रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से ना सिर्फ जो ये जहर आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ फैला रही है उसको रोक लगाई जा सके, इलाज हो सके, और जो वो ज्यादा जहर भरना चाहते हैं उसकी रोकथाम भी हो सके। तो ये बुनियादी टेस्ट हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो भी बताएं, जैसे आपने अभी ये एग्जाम्पल दिया एक तंजीम का, तो अब इसका ही देख लीजिए। अगर कोई जेन्युइन तंजीम हो तो उसको सबसे पहले तो विजिट करनी चाहिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा में जो जुल्म हुए उसके सबूत इकट्ठे करने चाहिए, और सबूत जो इकट्ठे हुए हैं उस पर फिर उन पुलिस के ऑफिसर्स के लिए और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो जहर और बीमारी वहीं से आ रही ना। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं आरएसएस और बीजेपी की और जो दूसरी देशद्रोही ताकतें हैं उनको मौका फराहम करती हैं, उनकी मदद करती हैं ताकि वो ये सब काम कर सके, और जब वो ये काम कर लेते हैं जुर्म और गुनाह तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। तो अगर कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन ले रहा है कानूनी और संवैधानिक तरीके से, अगर वो काम कर रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है, तो वो जेन्युइन काम है। अगर कोई इस तरह की इश्तियाल अंगेज प्रोटेस्ट करके और फिर भाग खड़ा होता है तो उसको फिर जाहिरी बात है शक की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ तो मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात उभार रहा है कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों से सेटिंग होती है तो वो नूरा कुश्ती होती है पुलिस और उनके बीच में। ऐसे लोगों को आप देखेंगे पुलिस भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी कभी भी उनके खिलाफ एक टाइम आने तक। हाँ, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो मैंने अब तक स्टडी किए हैं, हर एक आदमी जो जमीर फरोश है बचेगा वो भी नहीं, एक भी नहीं बचता, आगे या पीछे, सूनर और लेटर गर्दन सबकी नापते हैं आरएसएस और मनुवादी लोग, लेकिन अपना इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये एक आतंकवादी जैसा संगठन है या आतंकवादी संगठन है। उसके बाद एक सही टाइम आने पर उन लोगों को भी फंसा के जेल में भेजते हैं और उसके बाद किसी और को अपने ये गंदे और घिनौने काम कराने के लिए तैयार रखते हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो तरीका वही है, जो जो लोग इनके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंश्योर करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट हो, वो सी ठीक है, और जो लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग ठीक है। ये बुनियादी तौर पे मोटा मोटा टेस्ट मैंने बताया भी, और एक जो मेरे जहन में जो थ्योरी आती है इनकी वो भी पेश की है आपके व्यूअर्स के सामने ताकि वो उससे फायदा उठा सके। अच्छा प्राचा साहब, आप तो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं और बहुत सी चीजें आम लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उसकी वजह है
कि लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद, उसके जो सरबराह हैं जनाब अरशद मदनी साहब, ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या वाले फैसले से 1 हफ्ता 10 दिन पहले मोहन भागवत से, आरएसएस के चीफ से आधी रात को मुलाकात की थी, जिस पर अब तक लोग सवाल उठाते हैं। उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेगुनाह मुसलमानों को कानूनी मदद देने की बात करती है। यह बहुत ही अहम है। अभी हाल ही में उनके वकील ने मालेगांव धमाका वाला केस में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम है, कर्नल पुरोहित का नाम है, उनके सिलसिले में गवाहों पर दबाव डालने, गवाहों के हॉस्टाइल होने पर उन्होंने एक ऐतराज का एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत से जिम्मेदारान को। उनका यह भी दावा है कि वो 1046 लोगों के 393 मुकदमे लड़ रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो ये तादाद बता करके बहुत बड़ा चंदा लेते हैं। आपका क्या कहना है? चूंकि मैं तो बहुत खुल करके नाम इसलिए ले रहा हूं कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। आप जितना कहना चाहें, बताना चाहें, आप अपने तजुर्बात बता। चूंकि आप अदालतों में रहते हैं और अदालतों में बहुत कुछ सामने आ जाता है। अदालतों में तो ये सामने आ रहा है, जैसा मैं आपके सामने पहले भी अर्ज कर चुका हूं और कई बार पहले भी कर चुका हूं। अब मैं नाम तो लेकर बयान करने से इतना फायदा नहीं होता है। फॉर्मूला रखना चाहिए। फॉर्मूले में जो जिस तरफ आता है उससे जो है लोग अंदाजा अपने आप लगाएं। इसमें जो सबसे बड़ी मैं गुजारिश करूंगा तंजीमों से भी, जो हैं बड़ी बड़ी तंजीमें भी हैं और बहुत सारी जिनकी फॉलोइंग भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बचेगा कोई भी नहीं। सूनर और लेटर हब सबका नंबर आ रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आरएसएस और जो यहूदी ताकतें हैं, जो यहूदियों में भी वो जो जायनिस्ट ताकतें हैं, वो बिल्कुल ही उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। वो किसी को भी इस्तेमाल करते हैं और फिर डिस्कार्ड करते हैं, झूठ बोलते हैं और एक झूठा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है कि पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया के वसाइल वो अपने आप हड़प कर ले, अपने आप खा जाए। वो बहुत सारे जो उनके जाहिरी मुखालिफ लोग होते हैं, उनके अंदर उनके लोग होते हैं, ये उनके नॉर्मल तरीके हैं, लेकिन छोड़ते हुए उनको भी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, अब जो तंजीमें, एक तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो ये तंजीमें, प्राचा साहब, मुझे इस बीच में एक तजर्बा याद आ रहा है जो मैं बीच बीच में अपने इंटरनेशनल, चूंकि मैं प्रोग्राम करता हूं, फिलिस्तीन वाले मामले में इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले असल में हमास और जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह है, लेकिन फिलिस्तीनी एक ग्रुप है जो पीएलओ जिसे कहा जाता रहा है, जिसमें यासर अराफात थे और अब महमूद अब्बास हैं। उनको बिल्कुल इजराइल का एजेंट समझा जाता है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जिसने इंटरनेशनल अफेयर्स को अच्छे से समझ लिया, वो अपने मुल्क के हालात को भी अच्छे से समझ सकता है। अब आप आगे बात बताएं। फॉर्मूला तो वही है ना। हाँ। जो मनुवादी ताकतें हैं और जो जायनिस्ट ताकतें हैं, उनका मकसद एक, दुनिया भर का पैसा और दुनिया भर के वसाइल सब अपने कब्जे में करो और बेवकूफ बना के करो सबको, किसी को भी कुछ और ना लेने दो। ये उनका रेगुलर। अब इसके लिए तो बहुत बड़ा झूठ का मुलम्मा तैयार करना ही पड़ता है और उसके लिए वो उनके पास पैसे भी होते हैं। लेकिन यासर अराफात साहब की भी कोई बख्शिश नहीं की इन लोगों ने। अगर देखा जाएगा तो उनको छोड़ा क्या? हाँ, उनको जहर देकर मार दिया गया। मैं यही तो कह रहा हूं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो कोई भी गलतफहमी में ना आए। अगर इनसे टच में है भी कोई लोग आरएसएस के, तो वो आरएसएस को टैकल करने के लिए रहें, उनके साथ, उनको कुछ रोकने के लिए रहें। ये मत समझे कि हम उनको बेवकूफ बना लेंगे। ये समझे कि 100 में से 90% या 99% वही बेवकूफ बनाएंगे इन्हें। इतनी असमझ हमारे तंजीमों में मुझे किसी में नजर नहीं आई है जो जाके उनकी जेब काट लाए। हमेशा अपनी जेब कटवा के आएंगे और अपनी कम्युनिटी की। ऐसा कोई मुझे मिला नहीं है अभी तक। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया है। हमेशा अपनी कम्युनिटी की और अपनी जेब कटवा के आएंगे और इतना सा फायदा उठाएंगे और इतना बड़ा नुकसान करेंगे, अपना भी और कम्युनिटी का भी। ये है।
लेकिन बुनियादी तौर पे हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं फिर वापस कि एक अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और ट्रांसपेरेंसी में कोई बुराई नहीं है, हर एक तंजीम में हमारी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, खास तौर पे फाइनेंशियल अफेयर्स में, कि इतने पैसे कलेक्ट हुए, इससे कलेक्ट हुए और इतने पैसे खर्च हुए, तब पता लगेगा कि ये जो धंधा है, सॉरी मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये धंधा ना बन जाए या धंधा ना लगे हो जाए कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है तंजीमों को, ये है इसका टेस्ट। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 100 रुपए आए, उसमें से खर्च हुए 99 रुपए, या 99 रुपए में से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो आए 5-6 रुपए, और 90% जो है ये खर्च हुए एक्चुअल चीजों में, एक्चुअल। और दूसरा, ये एक्चुअल चीजों ने रिजल्ट क्या लाया? जो कमी है ना वो ये है कि कितने अफसरों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे किए, ये होना चाहिए। बचाने का काम ऐसा है कि बंद करने, झूठे बंद करने की कोई लिमिट है नहीं। किसी भी अगर कोई बेईमानी करने लगे गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो बंद करने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। किसी को भी बंद कर लो, किसी के भी घर जलवा दो, कुछ भी कर लो आप, एक के बाद गुजरात से और उससे पहले भी, गुजरात, यूपी, आप आसाम, त्रिपुरा, सब जगह, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह देख ही रहे हैं आप जो हो रहा है। आंध्रा में भी, सब जगह मतलब हो रहा है जो हो रहा है। तो कलम में स्याही तो इतनी रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं करप्ट, और जेलों में जगह भी रहेगी। तो वो बंद करे जाएं और हम छुड़ाए जाएं, तो उनका भी धंधा चल रहा है, फिर हम छुड़ाने वालों का भी चल रहा है। ऐसी एक पिक्चर आती है। रोकने का क्या काम है? वो रोकने का काम जैसे जकिया जाफरी साहिबा ने कर रखा है। उनको भी अगर शुरू से अच्छे वकील मिले होते, और ये भी बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जकिया जाफरी साहिबा सही लड़ाई लड़ रही है, ये होनी चाहिए लड़ाई। उनका फोकस किस चीज पे है? उनका फोकस है जिन लोगों ने कराया उनको बंद कराने पे। ये दीगर बात है कि वो शुरू से इतनी मजबूती से उनको इस तरह के वकील और सपोर्ट कम्युनिटी ने नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी उन्हें। बहुत बाद में जाके थोड़ा बहुत अभी कर रही हैं वो, लेकिन कम्युनिटी की सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रही। वो सही काम कर रही हैं। कितनी तंजीमें वो काम कर रही हैं आप बता दो। भले ही उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो उनके मुखालिफ हैं, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो फिर इबरत हो जाएगी सबको कि ये काम नहीं करना है। इससे थोड़े टाइम के लिए तो मैं चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या कुछ बन सकता हूं, उसके बाद और मैं डीजीपी या कुछ अफसर बन सकता हूं, मलाईदार पदों पे अफसर लग सकता हूं, लेकिन उसके बाद लंबे टाइम के लिए जेलों में भी रहना पड़ सकता है। तब लोग डरेंगे इस तरह की कानून के खिलाफ जाके। सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और पॉलिटिकल लीडर्स ये काम करना बंद करेंगे। तो उसके लिए कितनी तंजीमें कौन सा काम कर रही हैं, मैं अपना एग्जाम्पल जान के इस तरह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा इसी पे रहता है कि हम प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि वैक्सीनेशन करें, बीमारी ना आए। जी। सही वाली वैक्सीनेशन, ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है जो धोखा हो। सही वाली वैक्सीनेशन करें जिससे बीमारी आए नहीं शरीर में या बॉडी में। ऐसी नहीं कि बीमारी को पहले इनवाइट करें, बुलाएं, जैसा अभी आप ये लेटेस्ट जिस तंजीम का नाम ले रहे हो, बीमारी को, वायरस को अपने अंदर बुलाने के लिए हालात पैदा करें, उसके बाद ये दिखाएं कि हम उससे लड़ रहे हैं, दवाइयां खिलाते रहें सिम्टम्स की, और सिम्टम्स बताते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात कही आपने। और आखिर में क्या कोई मशवरे के तौर पर वकीलों को जो अच्छा काम करना चाहते हैं, आम लोगों को जो हकीकत समझना चाहते हैं, आप कुछ खास बिल्कुल मुख्तसर कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि भरोसा उस पर करें जो रिस्क लेके काम कर रहा है और सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। और दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी शख्स, कोई भी तंजीम शक के दायरे से बाहर मत करें। मैं अपने लिए भी ये बात बोल रहा हूं, किसी के ऊपर, सबको क्वेश्चन करे, कम्युनिटी क्वेश्चन करे सबको। जो शरीफ होगा, जो ईमानदार होगा, वो सामने आके अपनी हर चीज दुनिया के सामने खोल के रखेगा। जो बेईमानी कर रहा होगा वो मसलेतन बहुत सारे रीजंस, बहाने बनाएगा, जो यहूदी और आरएसएस वाले लोग सिखाते हैं कि ये बहाना बना देना कि अगर हमने 1 नंबर में पैसे लिए तो वो उन लोगों की मुसीबत हो जाएगी जो पैसे दे रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे बहाने देते हैं लोग। बहाने में नहीं आना है,
हमें कोई पैसा किसी से नहीं चाहिए जो ईमानदारी का पैसा ना हो, जो एक नंबर में पैसा ना हो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मसलियत है ना, ये जो बताई जाती है, ये मसलियत ऐसी है जो कि तंजीमों के फायदे की होती है, पब्लिक के फायदे की नहीं होती। ये बेवकूफ बनाने की बात है। जिसे मदद करनी है वो मदद करेगा खुल के, और क्योंकि कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहा है, कोई भी तंजीम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही है, और अगर कर रही है उसके लिए चोरी छुपे पैसे ला रहे हैं, तो हम लोग गलत काम करने वालों के खिलाफ, मैं और हमारे सारे लोग पहले ही खड़े होंगे। हम खुद उन्हें जेलों में भिजवाएंगे अगर कोई इलीगल काम कर रहा है और इलीगल तरीके से पैसे ला रहा है। तो ये इस सब धोखे में मत आए। और वो कोई भी आदमी इस तरह का जो इलीगल पैसा लाता है वो मुल्क का भी दुश्मन है और कम्युनिटी का भी दुश्मन है। तो उसके ऊपर तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो फ्रैंकली सब कुछ आपको दिखा दे, ट्रांसपेरेंसी तो दुनिया भर में सबसे अच्छी चीज मानी गई है ना। तो जो ट्रांसपेरेंटली आपको दिखा दे उस पर भरोसा करें, जो रिस्क लेके काम कर रहा है उस पर भरोसा करें, और जो बीमारी को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो बीमारी को रोकने का काम कर रहा है, उस पर भरोसा करें। नहीं तो सबको सवाल करें, रोज सवाल करें, अपने तंजीमों के खिलाफ भी मुजाहिरे करें पीसफुल, अपने तंजीमों से सवाल पूछना शुरू करें। मैं समझता हूं पब्लिक की भी बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने सवाल पूछने में कमी की है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के बहुत ही बुरे बुरे काम कर रहे हैं। ये इसकी वजह एक ये भी है कि हम तंजीमों की और बड़े अपने जो कायद हैं उनसे क्वेश्चन नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं मांगते उनसे कि आप क्या कर रहे हो, बताओ हमें एक एक कार्रवाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आपने शुरू में खास तौर पे बताया कि एक वो डॉक्टर होता है जो सिर्फ बीमारी बताता है, इलाज नहीं करता, डायग्नोस करने की बात करता है लेकिन इलाज नहीं करता, या इलाज करता है तो गलत करता है। असल में उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जहां वाकई प्रॉब्लम का हल हो, हल तक पहुंचाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और सवाल किया जा सके। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और ऐसे लोगों को और तंजीमों को रोकने का काम भी ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, जो इस तरह के काम नहीं कर रहे। जो मेरी तजवीज है, अगर कौम और मिल्लत को और कम्युनिटी को और दूसरे कमजोर वर्गों को, SC ST OBC को मेरी तजवीज अच्छी लगे, तो ऐसी तंजीमों को रोकने का काम भी मुश्तरका तौर पे होना चाहिए। ऐसी तंजीमों को एक्सपोज करने का भी मुश्तरका तौर पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये जालिमों की मदद ज्यादा हो रही है, इससे अपना फायदा नहीं हो रहा। अच्छी तंजीमें आगे आएंगी, अच्छे इंडिविजुअल्स आगे आके काम करेंगे, तो जालिमों का हाथ पकड़ने में भी आसानी होगी। जी, ये बहुत ही अहम बात है कि जब मदद करने वाला ही जालिम की मदद करने लगे तो जाहिर है उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, और वो एक विशेष सर्कल है जिसमें लोग पिसते रहेंगे चक्की के पाट के नीचे, और उसमें और लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी, मसला हल नहीं होगा, बीमारी बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि महमूद प्राचा साहब ने हमसे कहा है, वादा किया है हमारी रिक्वेस्ट पर कि वो हर सैटरडे को आपके सामने कुछ ना कुछ खास अहम जो इश्यूज होंगे, लीगल या कुछ और चीजें भी, उस पे हमसे बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे को आप तक महमूद प्राचा की बातें पहुंचाई जाएं, ताकि आप ज्यादा आंखें खोल करके समझ सकें कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है और हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।